हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट देख के तुम्हारा दिमाग सटका होगा, छोड़ के अपनी रूह न जाने कहां भटका होगा। देखो, नेशनल इनकम में कंफ्यूजन मोस्टली फॉर्मूलाज को याद रखने को लेकर होता है। मतलब कौन से फॉर्मूलाज और इक्वेशंस हमें याद रखने हैं। टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल्स यानी अगले वाले पार्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि क्या और कैसे याद करना है। अब सवाल ये है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कैसे करते हैं। दोस्त, इसके 3 मेथड्स है। तीनों मेथड्स अलग अलग नजरिए से देखते हैं, लेकिन अगर सही से कैलकुलेट किया जाए तो तीनों का रिजल्ट यानी आंसर एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। ये बात बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल 3 मेथड्स गिव द सेम रिजल्ट व्हेन कैलकुलेटेड करेक्टली। सेम आंसर इसीलिए आता है क्योंकि इकोनॉमी में जो चीज प्रोड्यूस होती है वही किसी की इनकम बनती है और वही आगे जाके किसी और का एक्सपेंडिचर बन जाती है। समझदार लोग समझ गए होंगे, अभी जो मैंने बात कही वही तो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो अब एक एक मेथड का पोस्टमार्टम करते हैं पूरी डिटेल के साथ, ताकि न्यूमेरिकल्स और थ्योरी दोनों में कभी कंफ्यूजन ना रहे। पहला प्रेडिक्शन मेथड, जिसे इन्वेंट्री या वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। ये मेथड सबसे लॉजिकल है भाई। इसमें हम इकोनॉमी में हर स्टेज पर एक्स्ट्रा वैल्यू कितनी ऐड हुई है वही कैलकुलेट करते हैं। आसान भाषा में, जब कोई गुड एक स्टेज से दूसरी स्टेज तक जाता है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। हम पूरी वैल्यू बार बार ऐड नहीं करते, सिर्फ एक्स्ट्रा एडेड वैल्यू ऐड करते हैं। अगर सबकी टोटल वैल्यू ऐड कर भी दी तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। फॉर्मूला है ग्रॉस वैल्यू एडेड यानी GVA इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब एक प्रोड्यूसर ने टोटल कितनी वैल्यू का आउटपुट बनाया। इसमें सेल्स और अनसोल्ड स्टॉक दोनों शामिल होते हैं। अनसोल्ड मतलब जो चीज बनी है मगर बिकी नहीं, पर है तो प्रोडक्शन ही। वैल्यू ऑफ आउटपुट निकलता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक को ऐड करने से। चेंज इन स्टॉक क्या होता है? देखो, स्टॉक मीन्स अनसोल्ड गुड्स। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक से ज्यादा है तो प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, और अगर कम है तो स्टॉक यूज हो गया। चेंज इन स्टॉक निकलेगा क्लोजिंग स्टॉक से ओपनिंग स्टॉक माइनस करके। इंटरमीडिएट कंजम्पशन मतलब प्रोडक्शन करने के लिए जो गुड्स या सर्विसेज यूज हुए। जैसे आटा बनता है गेहूं से, ब्रेड बनती है आटे या मैदे से, इन्हीं को तो इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। दोस्त, इस फॉर्मूले से निकलता है GVA, जिसका मतलब है प्रोड्यूसर, बिजनेस या यूनिट ने इकोनॉमी में कितनी नई वैल्यू ऐड करी, और सारे यूनिट्स का GVA ऐड कर दो, मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर्स का GVA ऐड कर दो तो GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। फिर NIT ऐड कर दो तो GDP एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। दोस्त, तुम्हें बस ये फॉर्मूला याद रखना है। बच्चे ये कन्वर्जन फॉर्मूलाज याद कर लेते हैं भाई, ये तो बस एडजस्टमेंट्स है जो क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें करनी होगी, इसीलिए बेमतलब की चीजें याद मत किया करो। नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट GDP यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। भाई, जो हमने जस्ट अभी समझा ये वही है, पर प्रॉपर थ्योरी फॉर्म में जो एग्जाम में आ जाती है। स्टेप 1, सारे प्रोड्यूसिंग यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो और उन्हें सेक्टर्स में डिवाइड कर दो। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। ये सेक्टर तो पता है ना भाई। प्राइमरी मतलब कुदरत से रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करना। सेकेंडरी मतलब रॉ मटेरियल की मैन्युफैक्चरिंग करके फाइनल गुड्स बनाना। टर्शरी मतलब सर्विसेज देना, जैसे बैंक्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। स्टेप 2, हर यूनिट का GVA कैलकुलेट करो। स्टेप 3, सब यूनिट्स का GVA ऐड कर दो ताकि GDP एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। स्टेप 4, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करो ताकि GDP एट मार्केट प्राइस मिल जाए। अब वो सावधानी जो इस मेथड की कैलकुलेशन करते वक्त ध्यान में रखनी होती है, सिर्फ फाइनल गुड्स काउंट करो, इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं, वरना डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओन अकाउंट प्रोडक्शन भी इंक्लूड होगा, मतलब जब प्रोड्यूसर अपनी ही प्रोड्यूस्ड गुड्स खुद यूज करे, जैसे फार्मर अपना उगाया हुआ अनाज खुद भी खाता है। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेज भी इंक्लूड करो। देखो, तुम अपने खुद के घर में रह रहे हो बिना रेंट दिए, लेकिन थ्योरेटिकली तुम खुद को रेंट सर्विस दे रहे हो। इकोनॉमिस्ट मान लेते हैं अगर ये घर रेंट पे होता तो कितना रेंट मिलता, उस इमेजिनरी रेंट को इम्प्यूटेड रेंट कहते हैं। नेक्स्ट, सेकंड हैंड गुड्स की सेल या परचेज को एक्सक्लूड करो क्योंकि उनका प्रोडक्शन पहले ही काउंट हो चुका है। नेक्स्ट, सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स यानी ओन प्रोडक्शन इंक्लूड तो होती है, लेकिन सेल्फ कंज्यूम्ड सर्विसेज एक्सक्लूड होगी। जैसे मम्मियां घर का काम करती है जिसमें कोई मार्केट ट्रांजैक्शन नहीं हुआ तो मनी वैल्यू मेजर करना डिफिकल्ट है। सिंपल सा एग्जाम्पल देखो, एक फार्मर ने व्हीट उगाया 500 का जो इंटरमीडिएट नहीं है तो GVA हुआ 500 रुपए का। फिर मिलर ने उस व्हीट को
500 में खरीदा और फ्लोर बना के 800 में बेचा। वैल्यू एडेड बाय मिलर 800 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 300। तो टोटल जीडीपी हुआ 500 प्लस 300 इज इक्वल्स टू 800। देखा, सिर्फ वैल्यू एडेड ऐड किया जिससे डबल काउंटिंग नहीं हुआ। दूसरा इनकम मेथड, जिसे डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर या फैक्टर इनकम मेथड भी कहते हैं। ये मेथड इकोनॉमी को दूसरे नजरिए से देखता है। यहाँ फोकस प्रोडक्शन पे नहीं बल्कि प्रोडक्शन के बदले किस किस को इनकम मिली उस पर होता है। इसमें बेसिक सा लॉजिक है। प्रोडक्शन करने के लिए लेबर, लैंड, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर जैसे फैक्टर्स की जरूरत पड़ती है और ये फैक्टर्स देने वालों को पेमेंट यानी फैक्टर इनकम मिलती है। बस इस मेथड में उस इनकम के टोटल को ऐड कर दो तो नेशनल इनकम मिल जाएगी। कंपोनेंट्स ऑफ इनकम मेथड, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज यानी एम्प्लॉइज और वर्कर्स को मिलने वाली इनकम। इसमें सोशल सिक्योरिटी बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए जो कंट्रीब्यूशन देता है, जैसे प्रोविडेंट फंड। ऑपरेटिंग सरप्लस यानी बिजनेस ओनर्स की इनकम। रॉयल्टी मतलब किसी चीज को इस्तेमाल करने की पेमेंट, जैसे बुक राइटर को पेमेंट देना, पेटेंट या कॉपीराइट ओनर को पेमेंट देना। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब वो लोग जो धंधे के मालिक भी हो और काम भी खुद करते हो, जिससे उनकी सैलरी और प्रॉफिट सेपरेट नहीं हो सकती। एग्जाम्पल है दुकानदार, चाय वाला या गोलगप्पे वाला। वैसे पिछले पार्ट में मैंने ये सब बातें बताई थी पर रिपीट कर दी ताकि तुम्हारी खोपड़ी में घुस जाए। बाकी अगर प्रॉफिट ना दिया हो क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला यूज कर लेना। डिविडेंड कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। कॉर्पोरेट टैक्स यानी कंपनी की इनकम और प्रॉफिट पे लगने वाला टैक्स। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी कंपनी प्रॉफिट का कुछ हिस्सा फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेती है, शेयर होल्डर्स को नहीं देती। नाउ स्टेप्स टू कैलकुलेट यूजिंग इनकम मेथड। स्टेप 1, सारे प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेस क्लासिफाई करो। स्टेप 2, हर सेक्टर में फैक्टर्स को जो इनकम पे की गई है उसको एस्टिमेट करो। स्टेप 3, सब ऐड कर दो ताकि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। स्टेप 4, एनएफआईए ऐड कर दो ताकि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाए। अब देखते हैं प्रिकॉशंस यानी इस मेथड की सावधानियां। ट्रांसफर इनकम से एक्सक्लूड करो क्योंकि ये बिना प्रोडक्शन के मिलती है, जैसे पेंशन, स्कॉलरशिप, गिफ्ट्स एक्सेट्रा। सेकंड हैंड गुड्स की इनकम एक्सक्लूड होगी। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, कैपिटल गेन्स, विंडफॉल गेन्स सब एक्सक्लूड होंगे। डिबेंचर मतलब कंपनी के लिए हुए उधार का सर्टिफिकेट। कैपिटल गेन मतलब जैसे प्लॉट या प्रॉपर्टी का प्राइस बढ़ जाना यानी प्राइस तो बढ़ा पर बिना प्रोडक्शन के। विंडफॉल गेन्स मतलब अनएक्सपेक्टेड गेन जैसे लॉटरी लग जाना। इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस इंक्लूड होगा। पब्लिक डेट यानी वो कर्जा जो सरकार ने लिया हो उस पे जो इंटरेस्ट लगेगा वो एक्सक्लूड होगा क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट है। ओन अकाउंट प्रोडक्शन यानी सेल्फ कंज्यूम्ड गुड्स इंक्लूड होंगे। ओनर से द्वारा फ्री या इम्प्यूटेड सर्विसेज भी इंक्लूड होंगे जैसे प्रोडक्शन यूनिट ओनर्स के फ्री सर्विसेज। थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड स्पेंडिंग के नजरिए से देखता है। सिंपल बोलूं तो इकोनॉमी में जो फाइनल गुड्स या सर्विसेज बनी उन पे किसी ना किसी ने खर्च तो किया होगा, बस उन सभी खर्चों को यानी फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड कर दो और जीडीपी एट मार्केट प्राइस मिल जाएगा। इसके कंपोनेंट्स है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी हाउस होल्ड्स का खर्चा जैसे रोटी, कपड़ा और मोबाइल। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा जैसे रोड, हॉस्पिटल्स बनाना और कर्मचारियों की सैलरीज देना। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर यानी फ्यूचर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक्सपेंडिचर जैसे मशीनरी, बिल्डिंग और इक्विपमेंट्स। अगर एक्सपोर्ट से ज्यादा तो पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, अगर इंपोर्ट से ज्यादा तो नेगेटिव। तो फॉर्मूला हुआ GDP-MP इज इक्वल्स टू C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M यानी नेट एक्सपोर्ट्स। याद है लास्ट पार्ट में मैंने उस टेबल में इस फॉर्मूले को यूजलेस बोल दिया था। माय बैड, मैं भूल ही गया था उस टाइम इस मेथड के बारे में। अब जो ये इन्वेस्टमेंट है ना, आओ इसका ब्रेक डाउन करते हैं क्योंकि जितना शरीफ ये फॉर्मूला दिख रहा है ना उतना नहीं है। एक्सपेंडिचर मेथड में इन्वेस्टमेंट को GDCF यानी ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है GDCF इज इक्वल्स टू GFCF प्लस चेंज इन स्टॉक। GFCF मतलब ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन यानी फर्म से जो लॉन्ग टर्म एसेट से खरीदती है प्रोडक्शन के लिए जैसे मशीन्स, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एक्सेट्रा। सिंपल भाषा में फ्यूचर में और प्रोडक्शन करने के लिए जो परमानेंट चीजें खरीदी जाए वही GFCF है। दूसरा है चेंज इन स्टॉक यानी अनसोल्ड गुड्स का चेंज। स्टॉक मतलब जो माल बना पर अभी बिका नहीं। इकोनॉमिस्ट बोलते हैं अगर माल बना है तो प्रोडक्शन तो हुआ ही है। इसका फॉर्मूला है चेंज इन स्टॉक इज इक्वल्स टू क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा हो तो पॉजिटिव
पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट और कम हो तो नेगेटिव जिसे डिसइन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो कुल मिला के बात इतनी है, GDCF और GFCF दोनों ही इन्वेस्टमेंट है। बस GDCF टोटल इन्वेस्टमेंट होता है। स्टेप्स यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। स्टेप 1, सारे इकोनॉमिक यूनिट्स को आइडेंटिफाई करो जो फाइनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, यानी हाउस होल्ड्स, फर्म्स और गवर्नमेंट। स्टेप 2, उनके फाइनल एक्सपेंडिचर्स कैलकुलेट करो। स्टेप 3, सब ऐड कर दो ताकि GDPMP मिल जाए। स्टेप 4, डेप्रीसिएशन और NIT सब्सट्रैक्ट कर दो ताकि NDPFC मिल जाए। लास्ट NFIA ऐड कर दो ताकि नेशनल इनकम मिल जाए। प्रीकॉशंस फॉर एक्सपेंडिचर मेथड। सिर्फ फाइनल कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्लूड होगा। इंटरमीडिएट गुड्स का एक्सपेंडिचर एक्सक्लूड होगा। ट्रांसफर पेमेंट्स जैसे पेंशन, सब्सिडी एक्सक्लूड होंगे। सेकंड हैंड गुड्स भी एक्सक्लूड। फाइनल ट्रांजैक्शंस जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स एक्सक्लूड होंगे। ओन अकाउंट प्रोडक्शन यानी सेल्फ यूज ऑफ ओन प्रोड्यूस्ड फाइनल प्रोडक्ट भी इंक्लूड होंगे। तो यार इन तीनों मेथड्स की क्या रिश्तेदारी है? लगते तो अलग है पर तीनों सेम इकोनॉमी देख रहे हैं। प्रोडक्ट मेथड प्रोडक्शन साइड देखता है यानी कितना प्रोड्यूस हुआ। इनकम मेथड फैक्टर इनकम्स पे फोकस करता है यानी प्रोडक्शन के बदले कितनी इनकम मिली। एक्सपेंडिचर मेथड स्पेंडिंग पे फोकस करता है यानी उस प्रोडक्शन पे कितना खर्चा हुआ। तो टोटल प्रोडक्शन बराबर है टोटल इनकम और टोटल एक्सपेंडिचर के, क्योंकि जो प्रोड्यूस होता है वो या तो कंज्यूम होता है या सेव या इन्वेस्ट हो जाता है और हर रुपया स्पेंड किसी ना किसी की इनकम बन जाता है। अगेन इसी को सर्कुलर फ्लो कहते हैं दोस्त। देखा, हर टॉपिक की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। लास्ट, आइटम्स इंक्लूडेड वर्सेस एक्सक्लूडेड इन नेशनल इनकम। तो यार ये तो तुम खुद कर लेना, जो मैंने प्रिकॉशन से समझाए है ना ये वही है, पर इसमें फोकस मेथड्स पर नहीं, बस ये दिखाया जा रहा है कि नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड होगा और क्या नहीं। सिंपल। प्यार मोहब्बत में होता है घाटा। सलाम, नमस्ते, बाय बाय, टाटा।